नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर हैं। वे आईएएस, आईआईटी, आईएम, गेट जैसे टॉप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है एनवायरमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं, ठीक है ना। सम्राट अशोक, एक महान शासक के बारे में, अध्याय 8 और कक्षा 6 की पुस्तक हमारा गौरव। तो स्टार्ट करने से पहले हम आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को देख लेते हैं, है ना। देखिए क्या है। दुनिया चारों ओर से लगी पड़ी हो आपको जड़ से उखाड़ देने के लिए, आप पर जादू कर देने के लिए, आपको हिला देने के लिए, और आप ऐसे खड़े रहिए जैसे आपके चारों ओर बच्चे नाच रहे हैं। करके देखिए, इंसान बन जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। सलाफा का नोट। सलाफा का नोट, 2000 रुपए की नोट को सलाफा बहुत ध्यान से देख रही थी। अचानक उसकी नज़र अशोक स्तंभ पर पड़ी। अशोक स्तंभ किसे कहा जा रहा है, देखिए ये है अशोक स्तंभ। ओके, अचानक उसकी नज़र कहाँ पर पड़ी, अशोक स्तंभ पर पड़ी। उसने अपने पिता से पूछा कि नोट में इस स्तंभ का चित्र क्यों दिया गया है, ऐसा पूछी उसने। आप लोगों को भी ऐसा जिज्ञासा होना चाहिए, तभी तो आप लोगों को भी शिक्षा मिलेगी, है ना। पूछी तो उसने अपने पिता से पूछा कि नोट में इस स्तंभ का चित्र क्यों दिया गया है। तो ये स्तंभ कहाँ है, तो ये स्तंभ कहाँ पर है, सारनाथ में है। और इसे किसने बनवाया था, इसे अशोक सम्राट ने बनाया था। तब पिता ने उन्हें सम्राट अशोक की कहानी बताई। ठीक है, अब देखिए कैसे बताई उसने। अशोक इतिहास के महानतम राजाओं में से एक थे। अशोक महानतम राजा में से एक थे इतिहास के। अशोक के निर्देश पर कई स्तंभ और पत्थरों का अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। अशोक के निर्देश मतलब आदेश से, ठीक है, कहने पर बहुत सारे स्तंभ, इस तरह के पिलर बनाए गए और अभिलेख, पत्थरों पर अभिलेख मतलब पत्थरों पर अभिलेख, चित्र बनवाए गए, कुछ लिखा गया अभिलेख, ठीक है ना। ये अभिलेख उनके संदेशों को जनता तक पहुंचाने के माध्यम थे। और ये अभिलेख क्या थे, उनके जो संदेश थे वो जनता तक पहुंच पाए उसके माध्यम थे। ठीक है, अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाने का एक माध्यम था। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के जितने भी आप देख पाएंगे, जितने भी अभिलेख हैं जो पत्थरों पर लिखे हुए हैं वो प्राकृत भाषा या ब्राह्मी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, जैसे कभी देवनागरी लिपि क्या है, हिंदी हमारा क्या है, देवनागरी लिपि है, उसी तरह से ब्राह्मी लिपि था। ठीक है, अशोक मौर्य वंश का एक महत्वपूर्ण राजा था। अशोक मौर्य वंश का एक महत्वपूर्ण राजा था जिसने मौर्य साम्राज्य को एक नई ऊंचाई प्रदान की। ठीक है, बहुत ऊंचाई तक ले गया। मौर्य काल के बारे में हमें जानकारी 2 प्रमुख साहित्य स्रोतों से भी मिलती है। मौर्य काल का जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, 2 प्रमुख साहित्य से, 2 प्रमुख किताबों से मिलता है। कौन कौन से, एक चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, जिन्हें हम लोग चाणक्य कहते हैं, के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक अर्थशास्त्र से मिली, और एक एवं मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका किताब से मिली। ठीक है, मेगास्थनीज सेलुकस का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था, सेलुकस का राजदूत था। ठीक, वह चंद्रगुप्त के शासनकाल में कुछ समय के लिए भारत में रहा था। तो समझ सकते हैं ये भारत में जब रहा था चंद्रगुप्त के शासनकाल में, उसी समय इसने मौर्य काल के बारे में लिखा होगा, है ना, मौर्य वंश के बारे में लिखा होगा। ठीक है, आगे देखिए। राजदूत मतलब राजा का दूत, मतलब कह सकते हैं कि सेलुकस राजा का कुछ संदेश को दूसरे राजा तक ले जाता था। सेलुकस के जितने भी संदेश होते थे वे दूसरी जगह यह ले जाता था, इसलिए राजा का ये दूत था, राजदूत था। ठीक है, आगे देखिए। एक बड़ा राज्य एक साम्राज्य, एक बड़ा राज्य एक साम्राज्य। सम्राट अशोक के राज्य का विस्तार पूरे भारत में काफी विस्तृत क्षेत्र में था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। ठीक है, इसके अलावे साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे। राजधानी तो पाटलिपुत्र थी, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे नगर भी थे, जिनमें उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे, जो कि बहुत नामी थे, फेमस थे। मानचित्र 4 में इन नगरों को काले बिंदु से दिखाया गया है। मानचित्र 4 में आप देख पा रहे होंगे, मानचित्र 4 में देखिए काले बिंदु से कहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिए तक्षशिला है और यहाँ पर उज्जैन है, काले रंग से दिखाया गया है। ठीक है, अब देखिए तक्षशिला है वो वर्तमान पाकिस्तान में है, देख सकते हैं आप, वर्तमान के पाकिस्तान में है। ठीक है ना,
ये तक्षशिला जो है वो अभी वर्तमान के पाकिस्तान में है, क्योंकि इंडिया तो यहाँ इंडिया का बॉर्डर आपको दिख रहा है, ये पाकिस्तान में स्थित है अभी, ठीक है। लेकिन पहले ये भी पार्ट क्या था, भारत के अंदर ही आता था। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, यहाँ से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया जाया जा सकता था। उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया जाया जा सकता था। यहाँ से क्या किया जा सकता था, देख सकते हैं। यहाँ से आप जैसे कि मान के चलिए यहाँ बना दिया जाए, तो यहाँ से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया की ओर जाया जा सकता था। उत्तर पश्चिम की ओर जाया जा सकता था और मध्य एशिया की ओर जाया जा सकता था, ठीक है। उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया। उत्तर पश्चिम किसको कहेंगे, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम इधर हो गया और मध्य एशिया की ओर जाया जा सकता था, मतलब एशिया के बीचों बीच में जाया जा सकता था। ओके, फिर क्या है, फिर है कि दूसरी तरफ उज्जैन जो है उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाला रास्ता में पड़ता था। उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाला रास्ता में पड़ता था, देख सकते हैं। ये हो गया ऐसा, ठीक है, ऐसा हो गया। तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो उत्तरी से दक्षिण जाने वाले रास्ते में ये पड़ता था उज्जैन। क्लियर है, आगे चलते हैं। देखिए, पड़ता था शायद नगरों में व्यापारी, सम्राट के सरकारी अधिकारी, कौन कौन रहते थे नगरों में, व्यापारी, व्यापार करने वाले, बिजनेस करने वाले रहते थे। सम्राट रहते थे, सम्राट नहीं, सम्राट के सरकारी अधिकारी रहते थे, जो काम करने वाले होते थे, ठीक ना। और शिल्पकार रहा करते थे। शिल्पकार मतलब बुनाई, जो भी अन्य काम होते हैं, बुनाई या लकड़ी का कुछ बनाना, लोहा का कुछ बनाना, मतलब ये सब शिल्पकार होते हैं, ठीक है। साम्राज्य में कई गांव थे। अब देखिए, गांव से ही तो नगर बनता है, नगर से ही साम्राज्य बनता है, ठीक है। तो गांव तो रहेंगे ही। साम्राज्य में कई गांव थे जहां किसान और पशुपालक रहा करते थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। मध्य भारत में ज्यादातर हिस्सा क्या से भरा हुआ था, जंगलों से भरा हुआ था। जहाँ के लोगों की आजीविका फल फूलों का संग्रहण और जानवरों का शिकार करना था। ज़्यादातर वहाँ के लोगों का जीविका क्या था, जीविका मतलब जीवन यापन करने का स्रोत क्या था, वो फल फूल बेचा करते थे, या आदान प्रदान किया करते थे, या जानवरों का शिकार किया करते थे। मतलब आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं, पैसों के लिए नहीं कर सकते हैं, तो फल को खा करके या जानवरों का शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। आजीविका मतलब जीवन यापन करने का तरीका, जैसे कि कोई नाई है तो वो बाल काट करके अपना जीवन यापन कर रहा है, तो उसका आजीविका हो गया बाल काटना, ठीक ना। अब देखिए, साम्राज्य में भाषा, भोजन एवं पोशाक की काफ़ी विभिन्नताएं थी। इस साम्राज्य में क्या था कि अलग अलग भाषा बोले जाने वाले लोग रहा करते थे, अलग अलग तरह के भोजन खाया करते थे, अलग अलग तरह के कपड़े पहना करते थे, पोशाक, ठीक ना। विभिन्नताएं थी, बहुत अलग थी। दूसरे शब्दों में अलग अलग जगहों के लोग अलग अलग भाषा बोलते थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अलग अलग जगहों में अलग अलग भाषा बोला करते थे। भिन्न प्रकार के भोजन करते थे तथा भिन्न प्रकार के पोशाक पहनते थे, कपड़े भी पहनते थे अलग प्रकार के। ओके, अब देखिए, यह भी जाने, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। कौन कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक, ठीक। कौन कौन, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक। क्लियर है, आगे। सम्राट अशोक के साम्राज्य का प्रशासन कैसा था वो देखते हैं। सम्राट अशोक के साम्राज्य का प्रशासन, मौर्य साम्राज्य में के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। मौर्य साम्राज्य में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह का शासन किया जाता था, ठीक ना। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। पाटलिपुत्र क्योंकि वो तो प्रमुख जगह था और साथ में वो राजधानी भी था, ठीक ना। तो वहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल होता था अशोक सम्राट का, ठीक ना। अशोक सम्राट का वहाँ पर सीधा नियंत्रण, डायरेक्ट कंट्रोल होता था। भले ही दूसरी जगह मंत्री या कोई भी संभाल लिया करते थे, लेकिन वहाँ पर ये डायरेक्ट कंट्रोल इनका रहता था, अशोक राजा का, ठीक है। राजा के द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। ये किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर मतलब टैक्स लिया करते थे, ठीक ना, इकट्ठा करते थे। राजा के आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, मतलब जो भी आदेश दिया करते थे, अगर उसे कोई नहीं मानता था, उल्लंघन कर जाता था, ठीक है, बात नहीं मानता था, तो करने पर व्यक्तियों को अधिकारी सजा भी देते थे, ठीक है। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था, जैसे कि अभी होता है सैलरी जो दिया जाता है, उस तरह सैलरी भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे। जो संदेशवाहक मतलब संदेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले लोग हमेशा क्या करते थे, घूमते रहते थे। कभी ये नगर से वो नगर गए, वो गाँव से ये गाँव गए, कभी एक राजा से दूसरे राजा तक गए, मतलब ये संदेशवाहक होते हैं। एक यहाँ के संदेश को वहाँ पहुँचाना, वहाँ के संदेश को वहाँ पहुँचाना, वहाँ के संदेश को यहाँ लाना, इस टाइप से, ठीक है। राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप, राजा के जो जासूस होते थे वे अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। अब देखिए, अधिकारियों के ऊपर भी एक जासूस लगा दिया जाता था कि अधिकारी भी सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। जिस तरह आजकल क्या लगा दिया जाता है, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाता है, उसी तरह पहले जासूस लगा दिया जाता था, क्योंकि पहले तो सीसीटीवी कैमरा नहीं था। अशोक के अन्य नाम क्या क्या हैं ये देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है अभिलेख में। देव नाम प्रिय, क्या नाम था अभिलेख में, देवनाम प्रिय। और पुराणों में इनका क्या नाम है, अशोक वर्धन, ठीक है। अभिलेख जो पत्थरों में उत्कीर्ण किए गए थे, पत्थरों में खोद करके जो बनाए गए थे, उसमें देवनाम प्रिय नाम से जाना जाता था। और पुराणों में जो पुराण जो लिखे गए थे साहित्य, उसमें अशोक वर्धन नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो समझ गए कि अधिकारियों की नज़र के लिए वे क्या रखा करते थे, वे जासूस रखा करते थे। क्लियर है, इन सब के ऊपर सम्राट था।
अब जासूस के ऊपर क्या था, इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। अब ये राज परिवार और वरिष्ठ मंत्री, जो ज़्यादा उम्र वाले मंत्री हुआ करते थे, उनकी सहायता से सब पर नियंत्रण करते थे। ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम थी। और उससे भी छोटी इकाई क्या हो सकती है, परिवार हो सकती है। ठीक है। प्रशासन की सुविधा के लिए मौर्य साम्राज्य कई छोटे क्षेत्रों या प्रांतों में विभक्त था। प्रशासन की सुविधा के लिए, सुविधा हो पाए उसके लिए क्या करती थी, कई छोटे छोटे क्षेत्रों और प्रांतों में विभक्त थी, मतलब बटी हुई थी। ठीक। अशोक के समय इनकी संख्या 5 थी। वो कितनों प्रांतों में बटी हुई थी, कितने क्षेत्रों में बटी हुई थी, वे 5 क्षेत्रों में बटी हुई थी। ठीक है। अशोक के समय में यहाँ प्रांतीय राजधानी में शासन किया जाता था। यहाँ प्रांत का जो राजधानी था वहां पर शासन किया जा सकता था। ठीक है। अक्सर राजकुमारों को वहां राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। ये जो प्रांत थे, 5 प्रांत थे, इन पर राजाओं के जो राजकुमार हुआ करते थे, उन्हें क्या किया जाता था, एक राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। ठीक है। कुछ हद तक पाटलिपुत्र में इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर, मतलब पाटलिपुत्र से ही बैठे बैठे उन क्षेत्रों पर नियंत्रण रख लिया जाता था। और कभी कभी क्या किया जाता था, राजपाल की नियुक्ति राजकुमार को कर दिया जाता था और उस प्रांत को उन्हें देखने के लिए आज्ञा दे दी जाती थी। ठीक है। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर क्या किया जाता था, स्थानीय परंपरा, मतलब पहले से जो परंपरा चला आ रहा है उसी को माना जाता था और नियमों को ही माना जाता था। ठीक है। मौर्य शासक प्रांतों में आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। मौर्य शासक क्या करते थे, प्रांतों में आवागमन, मतलब प्रांत में आने जाने के लिए मुख्य मार्ग, महत्वपूर्ण जो मार्ग होती थी, जो मेन रास्ता जो होती थी, और नदियों पर भी क्या किया जाता था, कंट्रोल रखा जाता था, कंट्रोल किया जाता था कि कोई भी अंदर ना घुसा जाए, कोई भी दूसरे प्रांत के लोग ना घुस जाएं और कुछ हानि ना पहुंचा दे, उसके लिए ये लोग ध्यान दिया करते थे। ठीक है। नदियों पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। यहाँ से मिलने वाले संसाधन, कर और भेंट को एकत्रित किया जाता था। और क्या किया जाता था, यहाँ से जितने भी कर मिलते थे और भेंट मिला करते थे, गिफ्ट मिला करते थे, उसे वे एकत्रित करते थे, जमा करते थे। ठीक है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। अब देखिए, यहाँ पेज नंबर है आपका 76, यहाँ है 75। देख सकते हैं आप, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तरी पश्चिम क्षेत्र कंबल और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए जाना जाता था। जो उत्तरी पश्चिम क्षेत्र जब था और दक्षिण भारत, देखिए उत्तरी पश्चिम मैंने बताया था, ये उत्तर होता है, ये पश्चिम होता है, तो उत्तरी पश्चिम इधर हो गया। ठीक है। उत्तरी पश्चिम जो क्षेत्र था और दक्षिणी भारत जो क्षेत्र था वो किसके लिए प्रसिद्ध था, कंबल और कीमती पत्थर, सोना और कीमती पत्थरों के लिए जाना जाता था। क्लियर है। आगे, संभव है कि यहाँ के लोग इन संसाधनों को नजराने के रूप में शासक को देते थे। नजराने के रूप में, मतलब एक कह सकते हैं कि नजराने के रूप में दिया करते थे, एक गिफ्ट के रूप में दिया करते थे। ठीक ना। आगे, और अपने आप को बड़ाई के रूप में, अब मेरा नाम हो, इस टाइप से दिया करते थे। जंगली इलाकों में रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। जंगली इलाकों में जो रहा करते थे, जंगलों में रहा करते थे, जो फल फूल खा करके रहा करते थे, शिकार किया करते थे, वे काफ़ी स्वतंत्र थे। उन पर उतना प्रभाव नहीं डाला जाता था सेनाओं के द्वारा। उनसे यह आशा की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। उनके लिए यही एक कर्तव्य था कि वे मौर्य पदाधिकारी जितने भी हैं उन्हें क्या करें, हाथी ला करके दें, क्योंकि वो युद्ध में जा सकें। ठीक ना। हाथी का सवार करके, लकड़ी ला दें ताकि भोजन पका सकें, और मधु जो मधुरस होता है वो ला दें। ठीक है। और मोम जैसी चीजें लाकर दें। ठीक है ना। आगे देखिए, ये जो चित्र आपको दिख रहा है, ये चित्र आप कहाँ का है, देखिए अमरावती आंध्र प्रदेश में है। प्राप्त चित्र में सम्राट अशोक, ये जो है ये चित्र में ये सम्राट अशोक है। ठीक है। सम्राट अशोक है। ओके। अब देखिए, अशोक के साम्राज्य के प्रांत एवं राजधानी। अशोक के साम्राज्य में जो भी प्रांत थे और उसकी क्या क्या राजधानी है वो देखेंगे। ठीक है। टोटल 5 थे हमने पढ़ा, तो वो कौन कौन था। उत्तरापथ, उसका राजधानी क्या था, तक्षशिला। ठीक। अवंती राष्ट्र उज्जैनी। ठीक। कलिंग, तोसली। दक्षिण पथ, सुवर्णगिरी, प्राशी, पाटलिपुत्र। ठीक। ये सब इनकी राजधानी है। ओके। आगे चलते हैं। कलिंग युद्ध कब हुआ। ठीक है। कलिंग युद्ध, कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान उड़ीसा में स्थित था। कलिंग का प्राचीन जो राज्य है वो वर्तमान के उड़ीसा में स्थित था। ठीक है। नंद वंश के पतन के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया था। नंद वंश के पतन के बाद, मतलब वे लोग जब खत्म हो गए, वे अपने शासक के जो
पद से जब हट गए, ठीक है, शासन के पद से जब हट गए, उनका पतन हो गया, जब वे हार गए, तो नंद वंश के पतन के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया था। कलिंग जो है वो, कलिंग जो क्षेत्र है वो स्वतंत्र हो चुका था, ठीक है। अशोक इसे अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। अशोक क्या करना चाहता था कि अपने साम्राज्य में इसे मिलाना चाहता था। समुद्री व्यापार और दक्षिण के साथ संपर्क के लिए कलिंग पर विजय प्राप्त करना जरूरी था। समुद्री व्यापारी एवं दक्षिण के साथ संपर्क के लिए कलिंग पर विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी था, ठीक ना। अगर आप समुद्र से व्यापार करना चाहते हैं, समुद्र से ही एक जगह से दूसरा जगह जाकर के व्यापार करना चाहते थे, तो उसके लिए क्या क्या था अशोक के लिए कि उस कलिंग क्षेत्र को विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें लिखा गया जो है, उसके अनुसार कलिंग जो है वो हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। हाथी वहां पर बहुत ज्यादा पाए जाते थे। अतः अशोक ने अपने शासन में 9वें वर्ष में, अपने शासन के 9वें वर्ष में, मतलब उन्होंने जब शासन करना शुरू किया तो 9 साल बाद 9वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया, ठीक है। यह युद्ध बड़ा भयंकर था। इसमें भीषण रक्तपात और नरसंहार हुआ। बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ, खून लहूलुहान हो गए सभी लोग, और बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हुई। अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध के भयानक परिणामों का उल्लेख इस प्रकार है। अशोक के 13वें शिलालेख में लिखा गया है इस युद्ध के बारे में, कैसा है देखिए, कैसा भयानक परिणाम हुआ था उसके बारे में देखिए। इसमें 1 लाख लोग मारे गए, 1 लाख लोग मृत्यु को पा गए, ठीक ना। 1 लाख लोग मारे गए, कई लाख बर्बाद हुए और 1.5 लाख बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए, ठीक है। निर्वासित मतलब अलग जगह उसे रख दिया गया, ठीक है, निर्वासित कर दिए गए। युद्ध में भाग लेने वाले ब्राह्मणों, श्रमणों तथा गृहस्थियों को अपने संबंधियों के मारे जाने से महान कष्ट हुआ, ठीक है। जो भी मारे गए उनके संबंधियों को बहुत कष्ट हुआ। सम्राट ने इस विभत्स नरसंहार को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। ये जो विभत्स नरसंहार हुआ था, 1-1 लाख लोग मर गए थे, उन्हें सम्राट ने अपनी आंखों से देखा था। अशोक इस राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल रहा, ठीक। लेकिन इस युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय को परिवर्तन कर दिया। उसका हृदय दया और करुणा में उद्वेलित हो उठा, तथा उसने भविष्य में कभी युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा कर ली। और ये जो युद्ध हुआ, इतने लोग अपने जान से हाथ गंवा बैठे और काफ़ी लोग बर्बाद हो चुके, ठीक ना। इससे अशोक सम्राट के हृदय परिवर्तित हो गई, ठीक है। और वे क्या किए, वे क्या प्रतिज्ञा लिए कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे, ठीक ना। यह विश्व इतिहास का एक अभूतपूर्व घटना थी, ठीक है। विश्व इतिहास का एक अभूतपूर्व घटना थी, है ना। इसके बाद वह बौद्ध बन गया। इसके बाद अशोक सम्राट क्या बन गया, बौद्ध बन गया, तथा उसने अपने साम्राज्य के सभी उपलब्ध संसाधनों को जनता के भौतिक एवं नैतिक कल्याण में लगा दिया। और जितने भी उसके साम्राज्य में संसाधन थे या जो भी साधन थे, वो सारा साधन क्या में लगा दिए, जनता के भौतिक और नैतिक कल्याण में लगा दिए, ठीक। अशोक का धम्म क्या था। इतिहास में अशोक की प्रसिद्धि का कारण उनकी राज विस्तार की नीति नहीं अपितु धम्म है, ठीक है। इतिहास में अशोक की जो प्रसिद्धि हुई है, उनको ज़्यादा लोग जानते हैं, इसलिए नहीं कि वे उनकी राज की विस्तार की नीति के लिए नहीं, वो बहुत जगह तक अपने राज्य को कंट्रोल में कर सकते थे, या बहुत ज़्यादा जगह वो जीत चुके थे, उसके लिए नहीं जाना जाता था, बल्कि उनके धम्म के लिए जाना जाता था। धम्म शब्द संस्कृत शब्द है, शब्द के धर्म का एक प्राकृत रूपांतरण है, ठीक है। धम्म क्या है, धम्म एक संस्कृत शब्द है, शब्द के लिए धर्म का एक प्राकृत रूपांतरण है, ठीक। अपने दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेखों में अशोक ने धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है। देखिए 7वें स्तंभ लेखों में इन्होंने धम्म की अभिलेख की है, उल्लेख की है, ठीक है। धम्म है साधुता। धम्म क्या है, साधुता। बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य, पाप रहित होना, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, मीठी आवाज में बात करना, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, ठीक है ना, मधुरता, दया, दान तथा सुचिता, ये सब उनका धम्म में लिखा हुआ था, ठीक है। क्या क्या धम्म था, धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, मृदुल होना, मधुर होना, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान और सुचिता, ठीक है। आगे कहा गया कि प्राणियों का वध ना करना, जीव हिंसा ना करना, माता पिता तथा बड़ों का आज्ञा मानना, गुरुजन के प्रति आदर, मित्र, ठीक है, मित्र बनाना, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों तथा श्रमणों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार करना, गुलामों के प्रति उचित व्यवहार भी धर्म के अंतर्गत आते हैं। अशोक ने धर्म की प्रगति में बाधक पाप की भी व्याख्या की है, जो बाधक पाप की भी व्याख्या की है, ठीक है। चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, मान और ईर्ष्या पाप के लक्षण है, ठीक है। पाप के क्या क्या लक्षण उन्होंने माना, चंडता, निष्ठुरता, क्रोध मतलब गुस्सा, मान और ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब किसी से जलना, ठीक है ना। मान के लिए कोई मुझे नाम कर दे, मेरा मान बढ़ जाए, ठीक ना, मैं नामी हो जाऊं, प्रसिद्ध हो जाऊं, वो सभी चीजों को क्या कहा उन्होंने, पाप कहा। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा
अशोक की जो धम्म थी उसमें किसी देवता की पूजा या कर्म कांड का उल्लेख नहीं था। उसने बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित होकर इसमें प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए व्यवहार में उठाए जा सकने वाले आवश्यक कदमों को शामिल किया। ठीक है, वे किनके उपदेशों को शामिल किए? बुद्ध के उपदेशों को से प्रेरित होकर उसने प्रज्ञा के नैतिक उत्थान के लिए क्या किया? उत्थान के लिए व्यवहार में उठाए जा सकने वाले आवश्यक कदमों को शामिल किया था। उसके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे, ठीक है, लोग थे, और जिनमें कई बार टकराव पैदा हो जाता था, ठीक ना, कई बार लड़ाई कर दिया करते थे, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, ठीक ना, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। वैसे ये अभी भी हो रहा है, जानवरों की बलि चढ़ाया जा रहा है वो अभी भी हो रहा है, ठीक है। लोग अंधकार में हैं, अंधा जी रहे हैं, ठीक है। ग्रंथों में लिखा हुआ है कि पशु बलि देना, लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि पशु बलि देना, लेकिन वो जो मासूम पशु है उनका बलि नहीं देना है। हमारे अंदर जो पशुता है, मान के चलिए जो लोभ है, कामना करना, किसी का बलात्कार कर देते हैं, किसी को मार देते हैं, क्रोध कर लेते हैं, कोई लालच करके कोई चोरी कर लेते हैं, वो है जो पशुता हमारे अंदर है, उसे त्यागना है, उसे बलि देना है, ठीक ना, ना कि कोई मासूम पशु पक्षी है उसे काट करके वो बलि नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, अपने जीव के स्वार्थ के लिए क्या करते हैं, उन्हें बलि दे देते हैं, कोई भी मासूम पशु पक्षी को बलि दे देते हैं, काट देते हैं, और क्या करते हैं, एक दो बूंद वहाँ खून वहाँ गिरा देते हैं, जहाँ पर उनकी देवी देवता का जो स्थान होता है वहाँ पर एक दो बूंद क्या करते हैं, खून की बूंदों को गिरा देते हैं और सारा मांस को खा जाते हैं। मतलब ये इस तरह से नियम को निकाला गया है, अपने जीव के स्वार्थ के लिए, अपने जीव के लालच के लिए इस तरह का अपने से मनगढ़ंत कहानी और मनगढ़ंत प्रथा निकाल दी गई है। वास्तव में ग्रंथों में लिखा क्या गया है कि अपने अंदर की पशुता की बलि देना, पशु बलि देना मतलब अपने अंदर की पशुता का बलि देना, ठीक है। लेकिन लोग अलग अलग अर्थ निकाल करके बहुत गंदा काम कर रहे हैं धर्म के नाम पर। आप समझ सकते हैं कि पशु पक्षी भी ऊपर वाले के बेटा या बेटी हैं, हम लोग भी ऊपर वाले के बेटा या बेटी हैं। तो कोई चाहेगा कि आप पशु पक्षी को मारिए तो मैं खुश हो जाऊंगा और आपका मनोकामना पूरा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो लोग धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा कुकर्म कर रहे हैं, उसका फल उन्हें मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, हद से ज़्यादा गर्मी बढ़ जा रहा है, समझ रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंट जो हो रहा है, ठीक है, बाढ़ आ जा रहा है, बहुत सा तरह का आप देखेंगे कि लोग जितना पृथ्वी का नाश करेंगे या प्रकृति का नाश करेंगे, प्रकृति तो नाश होगी नहीं, वो केवल क्या करेगी, अपना रंग बदल लेगी, ठीक है। अब देखिए पशु बलि के बारे में समझ गए, जानवर की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। जो दास हुआ करते थे, जो नौकर हुआ करते थे, उनके साथ बहुत क्रूर व्यवहार, बहुत गंदा व्यवहार किया जाता था, बहुत तड़पाया जाता था उन्हें। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच झगड़े होते रहते थे। अशोक की इच्छा थी कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग आपस में क्या करें, देख सकते हैं, शांति और सौहार्द से रहें, ये अशोक का मानना था। ओके, उसने यह महसूस भी किया कि इन समस्याओं को दूर करना उसका कर्तव्य है, और उसने महसूस भी किया कि इन समस्याओं को दूर करना कर्तव्य भी है। इसलिए उसने जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देने के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। क्या की? धम्म की जो शिक्षा थी, क्या क्या धम्म की शिक्षा थी, अभी मैंने बताया। देखिए धम्म की क्या क्या शिक्षा थी, यहाँ पर देख सकते हैं आप, धम्म की शिक्षा यहाँ पर दी हुई है। यहाँ देखिए धम्म की शिक्षा क्या थी, साधुता, साधु की तरह रहना, कल्याणकारी कार्य करना, काम करना, पाप रहित होना, पाप नहीं करना, मृदुता, सबसे मीठी आवाज में बात करना, ठीक है, दूसरे के प्रति व्यवहार में मधुरता होना, दया करना, दान देना तथा सुचिता करना, ठीक है, ये सब थे। प्राणियों का वध ना करना, जीव हिंसा ना करना, जीव को नहीं मारना, माता पिता और बड़ों का आज्ञा करना, गुरुजनों के प्रति आदर करना, मित्र परिचितों संबंधियों ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार करना, ये सब क्या था, धम्म था। यही धर्मों को अशोक क्या करते थे, बहुत से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, उसके लिए उन्होंने बहुत क्या किए, नियुक्ति भी की। किसकी? महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, क्योंकि धम्म की शिक्षा को वे जगह जगह जाकर के दे सके, ठीक। इसके अलावा अशोक ने अपने संदेश कई शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाया, और अशोक ने क्या किया, अपने जो संदेश थे, ये जो धम्म वाली जो संदेश थी, इनको क्या की, कई स्तंभों और शिलाओं पर खुदवाया, ठीक। अलग अलग स्थानों पर स्थित है, जो कि अलग अलग स्थानों पर स्थित है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये अभिलेख है, शिलालेख है, ठीक। आगे देखिए, खुदवाया, यहाँ तक हो गया, खुदवाया तक हो गया। जो अलग अलग स्थानों पर स्थित है। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते थे, उन्हें पढ़ करके भी सुनाया जाता था, ठीक है। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजा। देखिए अलग अलग देशों में भी इन्होंने क्या किया, दूत को भेजा, सीरिया में भेजा, मिस्र में भेजा, ग्रीस में भेजा, श्रीलंका तक भी दूत भेजा इन्होंने, ठीक है, इन बातों को पहुंचाने के लिए। ओके, अशोक का पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा भी धम्म प्रचार के लिए श्रीलंका गए थे।
अशोक के जो पुत्र थे महेंद्र और उसकी पुत्री संघमित्रा थी, वो धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भी गए थे। अशोक ने कलिंग अभिलेख में अपनी सारी प्रजा को संतान के बराबर स्थान दिया। अशोक ने क्या किया था, अपने जितने भी प्रजा थे उनको क्या किया था, संतान, अपने बच्चे के जैसा एक बच्चे के बराबर का स्थान दिया था। उसे लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उसका कर्तव्य है कि अपने प्रजा को निर्देश दें। ठीक ना। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि कंधार, अफगानिस्तान, जो अभी अफगानिस्तान में जो है वो कंधार से प्राप्त अशोक का अभिलेख, ये अशोक का अभिलेख है जो कि कहाँ पाया गया है, कंधार में पाया गया है। लगभग 2250 वर्ष पुरानी, 2250 साल पहले का है, पुरानी है। यह अभिलेख यूनानी तथा अरामाइक भाषा तथा लिपि में लिखा गया है। ठीक है। कौन सी भाषा में? यूनानी भाषा और अरामाइक लिपि में लिखी गई है। ओके, क्लियर है। यहाँ पर देखिए, अशोक सम्राट का धर्म आज के धर्म से किस प्रकार भिन्न था। आज के धर्म से किस प्रकार भिन्न था? आज के लोग पशु बलि दिया करते हैं, कर्मकांड भी किया करते हैं। पहले कर्मकांड, अशोक के जो धर्म थे उसमें कर्मकांड का जिक्र नहीं था, साथ में पशु बलि का जिक्र नहीं था। ठीक है। हिंसा भी आजकल हो रहे हैं, पहले हिंसा भी नहीं थी। ठीक है। ओके, आगे देखते हैं कि वह समझता था कि राजा पर प्रजा का कर्ज है, जिसे वह प्रजा का कल्याण करके चुका सकता है। राजा के ऊपर प्रजा का कर्ज है, ऐसा वो सोचते थे। और वो कैसे चुकाया जा सकता है? प्रजाओं का कल्याण करके, उनको विकास की ओर ले जा करके। ठीक है। इसलिए उसने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। ठीक है। आराम करने का घर भी बनवाए। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा उसने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। और उसके अलावा क्या क्या की? सड़क तो बनवाई ही, कुएं भी खुदवाए, विश्राम गृह भी बनाए, साथ में उन्होंने मनुष्य और जानवरों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था भी की। अधिकारियों को भय रहित होकर प्रजा का कल्याण करने का आदेश दिया गया था। और जितने भी अधिकारी थे उन्हें भय रहित, मतलब बिना डरे, कोई भी प्रजा है उनके कल्याण करने के लिए आदेश दे दिया गया था। इस तरह अशोक ने प्रशासन को कल्याणकारी बनाने का प्रयास किया था। इसी तरह अशोक ने प्रशासन को कल्याणकारी बनाने का प्रयास किया था। ठीक है। यहाँ पर देखिए, अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश क्या था? बीमार होने, अपने बच्चों को जन्म एवं विवाह होने तथा यात्रा शुरू करने आदि विभिन्न अवसरों पर लोग अनुष्ठान करते हैं। ठीक है। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है ना। देखिए, बीमार होने पर लोग कर्मकांड करते हैं, अपने बच्चे के जन्म पर कर्मकांड करते हैं, एवं विवाह तथा यात्रा शुरू करने आदि विभिन्न अवसरों पर लोग अनुष्ठान किया करते हैं, पूजा पाठ किया करते हैं। ये बिल्कुल गंदा है। ठीक ना। ओके, मैं भी एक हिंदू ही हूँ, लेकिन मैं इसको नकारता हूँ। ठीक है, क्लियर है। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं? अंधानुकरण कर रहे हैं, किसी का भी जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमारे इतने उच्चतम ग्रंथ हैं, उन्हें कोई पढ़ नहीं रहा है। क्या कर रहे हैं? केवल आप हाथ में धागा बांध ले रहे हैं, टीका लगा ले रहे हैं। ठीक है। और क्या कर रहे हैं? पंडित जो संस्कृत में बोले जा रहा है उसको हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके सुने जा रहे हैं। ना ज्ञान के तरफ जाना है, ना कुछ करना है। ज्ञान की ओर हम लोग जा ही नहीं रहे हैं। ठीक है। केवल अंधा अनुकरण, तो ये अंधविश्वास ही हो गया एक तरह से। ठीक है। तो मैं अशोक, जो साम्राज्य अशोक थे, उनकी बात पर पूरा राजी हूँ। ठीक है। अब देखिए, विभिन्न अवसरों पर लोग अनुष्ठान करते थे। जैसे कि मान के चलिए अभी नवरात्रि आ रहा है। ठीक है। तो नवरात्रि में हम दुर्गा सप्तमी के बारे में जानेंगे। ठीक है। क्रिसमस में हम प्रभु यीशु के बारे में जानेंगे। ईद आ रहा है तो क्या करेंगे? अल्लाह के बारे में जानेंगे। कुछ आप पंजाबियों के जो मुख्य पर्व हैं उनमें जो गुरु साहेब हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है। ये ना कि किस अंधानुकरण करेंगे। ठीक ना। अनुकरण नहीं करना चाहिए। हमें ज्ञान की ओर, बोध की ओर बढ़ना चाहिए। क्योंकि मनुष्य और जानवर में एक ही तो अंतर है, बोध का। मनुष्य के पास बोध होता है, जानवर के पास बोध नहीं होता है। अन्यथा मनुष्य भी तो सारा काम कर रहे हैं जो जानवर भी तो सारा काम कर रहे हैं जो मनुष्य कर पाते हैं। जैसे कि घोंसला वो भी बना ले रहे हैं, जो मनुष्य घर बनाते हैं। वो भी अपने भोजन की खोज कर ही लेते हैं। मनुष्य भी भोजन के खोज में ही दौड़ते रहते हैं। ठीक है। वो भी बच्चा पैदा कर लेते हैं, मनुष्य भी बच्चा पैदा कर रहे हैं। वो भी, उनके पास भी भावना होती है अपने माँ बाप और अपने बेटा बेटी के लिए। जानवरों के पास भी भावना होती है। कुछ तो अंतर ही नहीं है, बस मात्र एक अंतर है बोध का। ठीक है। और हम लोग बोध से भी चुक जा रहे हैं, अंधानुकरण कर ले रहे हैं। ठीक है। ओके, आगे तो मैं आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप आचार्य जी से जुड़िए, बोध की ओर बढ़िए। ठीक ना। हर एक चीज़ों पर आचार्य जी बात कर रहे हैं, है ना। आचार्य जी किसी एक धर्म पंथ पर बात नहीं कर रहे हैं, वे समूचे मनुष्य के ऊपर बात कर रहे हैं। हर मनुष्य के अंदर क्या होती है? बेचैनी होती है। उन बेचैनियों को कैसे दूर किया जाए, मन को कैसे समझा जाए, मन को समझ गए, मन क्या होता है, प्रकृति क्या है, ये सब आचार्य जी क्लियर, मतलब सच्चाई की ओर आचार्य जी ले जा रहे हैं। ठीक है। इसलिए आचार्य प्रशांत जी का मैंने जिक्र किया था शुरू में ही। ओके, आगे देखिए। तो ये क्या करते थे? कुछ भी हो जाता था, वे अनुष्ठान किया करते थे। ठीक ना। तो ये अशोक जी कहा करते हैं कि ऐसा नहीं करना है। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। यदि आप, कोई बच्चा बीमार है तो उसे अस्पताल ले जाएंगे, ना कि आप क्या करेंगे? कुछ कर्मकांड करने लगेंगे, उससे ठीक होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। अन्य प्रकार की रीतियाँ निम्न हैं। ठीक है। क्या क्या रीतियाँ थी? देखिए, अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, बड़ों का आदर करना है, सभी जीवों पर दया करना है, ब्राह्मणों और श्रमिक जितने भी थे उनको दान करना है। ठीक है। ये गरीब जो थे, भिखारी जो थे, उनको दान करना है। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बात गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि किसी अपने धर्म
बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। ठीक है? बिल्कुल, वह क्या कर रहा है? दूसरों की जब बुराई कर रहा है, यहाँ मैं दूसरों को बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना खुद बुराई कर रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदू को ही बुराई कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुस्लिम मुस्लिम भी हैं, वो भी अपने ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, ईसाई भी पढ़ रहे हैं, सिख भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी हिंदू अभी ग्रंथ को नहीं पढ़ रहा है, वही अंधा अनुकरण कर रहे हैं और मैं ये बात को मानता हूँ। मैं अंधा अनुकरण नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी चीज़ों को जान रहा हूँ, मैं गीता को पढ़ रहा हूँ आचार्य जी के संग, मैं वेदांत को पढ़ रहा हूँ, उपनिषद को पढ़ रहा हूँ, अष्टावक्र गीता पढ़ रहा हूँ। ठीक है? और बहुत सी चीज़ों को मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ, ये नहीं कि अंधा अनुकरण नहीं करना है। ठीक है ना? आगे देखिए, इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म में प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। ठीक है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, अशोक के धर्मोपदेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनमें हम बहुत बहुत सीख सकते हैं। ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। प्रधानमंत्री, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अशोक की बातों को ये मानते थे। ठीक है? जानने योग्य बातें क्या क्या हैं? राष्ट्र चिन्ह, राष्ट्र चिन्ह को इंग्लिश में क्या कहेंगे? नेशनल सिंबल। धम्मा इंग्लिश में भी धम कहेंगे। साम्राज्य, एम्पायर। उपदेश को इंग्लिश में प्रीच। अभिलेख, इंस्क्रिप्शन। राज्यपाल, गवर्नर। शिलालेख, एपिग्राफ। ठीक है? संदेश, मैसेज इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है? आगे देखते हैं, हम लोग प्रश्न उत्तर बनाते हैं। अशोक के ज्यादातर अभिलेख खालिस्तान भाषा में, कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। ठीक है? उत्तरापंथ प्रांत का राजधानी क्या है? उत्तरापंथ का राजधानी क्या है? हम लोग पढ़े थे, देख सकते हैं आप। उत्तरापंथ का राजधानी क्या है? तक्षशिला है। ठीक है? तक्षशिला। ओके, अगला प्रश्न। कलिंग युद्ध खालिस्तान व खालिस्तान के बीच लड़ा गया था। कलिंग युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? ये लड़ा गया था आपका कलिंग युद्ध अशोक और कलिंग राज्य के बीच में लड़ा गया था। ठीक है? अशोक के 13वें अभिलेख में खालिस्तान युद्ध के भयानक परिणामों का उल्लेख है। किस युद्ध का? कलिंग युद्ध का उल्लेख है। ठीक है? अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सम्राट, देखिए उत्तर सारा मैंने लिख दिया है नीचे, आप देख सकते हैं यहाँ, वैसे मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। ओके, देखिए, सम्राट अशोक का साम्राज्य किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ था? सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था वो किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ था? वे 5 प्रांतों में फैला हुआ था। ठीक है? जैसे कि हमने जिनकी राजधानियों को हमने पढ़ा, देख सकते हैं यहाँ पर। उत्तरापंथ में फैला हुआ था, दक्षिणापंथ में फैला हुआ था, प्राची में फैला हुआ था। ठीक है? कलिंग में फैला हुआ था, अवंती में फैला हुआ था। क्लियर है? आगे, धम, अशोक का धम क्या था? धम प्रचार के लिए किस पदाधिकारी को नियुक्ति की गई थी? तो धम के प्रचार के लिए किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी? अभी हमने पढ़ा, महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। और धम क्या था? धम में क्या बातें कही गई थी? साधुता हो, ठीक है, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना हो, पाप रहित होना हो, मृदुता हो, दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार हो, ठीक है, दान हो, ठीक है, ये सब था। ओके, सभी प्राणियों का वध ना हो, जीवों के प्रति हिंसा ना करना, मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, कोई भी जीव को, माता पिता का आदर करना, बड़ों का आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर रखना, मित्र परिचित संबंधियों ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार करना, ये सब था धम में। ठीक है? यही धम है। ओके, अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अशोक के बारे में हमें जानकारी किस प्रकार मिलती है? अशोक के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? जो चाणक्य कौन थे? अशोक के प्रधानमंत्री, चाणक्य की अर्थशास्त्र पुस्तक में मिलती है। ठीक, और दूसरा इंडिका बुक जो मेगास्थनीज ने लिखी थी, जो कि कौन थे? सेल्यूकस के एक राजदूत थे, उससे मिलती है। ठीक है? और अनेक स्तंभों से मिलती है, जो आचार्य अशोक के बारे में हमें अनेक स्तंभ से मिलती है, शिलालेख से मिलती है, अभिलेख से मिलती है, जो अशोक ने अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए खुदवाए थे। ठीक है? आगे, सम्राट अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो बड़ा ही अच्छा था, देख सकते हैं आप। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था जो थी, उन्हें देखिए, सम्राट की प्रशासनिक व्यवस्था सुव्यवस्थित और कल्याणकारी थी, जो धम्म नीतियों पर आधारित थी। ठीक है? उन्होंने एक विशाल साम्राज्य को नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय प्रशासन स्थापित किया था, जिसमें विभिन्न स्तरों पर अधिकारी नियुक्त थे। ठीक है? विभिन्न स्तर पर अधिकारी नियुक्त थे। उनके व्यवस्था में न्याय, सुरक्षा और लोक कल्याण पर विशेष जोर दिया गया था। ठीक है? अगला प्रश्न क्या है? सम्राट अशोक के जीवन में कलिंग युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? कलिंग युद्ध जब हुआ तो बहुत सारे नरसंहार हो गए, तो उसके कारण उनका हृदय परिवर्तन हो चुका था, है ना? तो हम लोग देखते हैं अच्छे से क्या है उत्तर। देखिए, कलिंग युद्ध का सम्राट अशोक के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस युद्ध पर भीषण रक्तपात और विनाश को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। उन्होंने युद्ध और हिंसा का मार्ग त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके बाद उन्होंने धम्म विजय का मार्ग अपनाया और अहिंसा, शांति तथा लोक कल्याण को अपने शासन का आधार दिया। ठीक है? अगला प्रश्न क्या है? अशोक एक लोकप्रिय एवं महान शासक था।
आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, वो एक लोकप्रिय थे क्योंकि वे उनकी जो धम्म नीति थी वो बहुत ही कल्याणकारी थी हर प्रजा के लिए और वो हर प्रजा को अपने बेटे अपने वो अपने आप को अभिभावक के जैसा मानते थे और हर प्रजा को अपने पुत्र के जैसा, अपने बेटा-बेटी के जैसा माना करते थे, ठीक है? अ, ओके, आगे देखिए। अगला प्रश्न क्या है? आइए करके देखिए। भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम लिखिए। भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उनके नाम लिखिए और उनके चित्र बनाइए। जैसे कि राष्ट्रध्वज, ठीक है ना? इस तरह के राष्ट्रध्वज हो गए, राष्ट्रगान हो गए, राष्ट्रगीत हो गए, राष्ट्रीय पशु हो गया, राष्ट्र पक्षी मोर, राष्ट्रपुष्प, इसका चित्र बनाना है। ये सभी का आपको चित्र बनाना है, ओके? राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय फल, ये सबका चित्र बनाना है ना? यदि आपको चाहिए बेहतर जीवन, ये नहीं कि घिसी-पिटी जीवन, जन्म लिए, फिर पढ़ाई किए, नौकरी किए, शादी किए, खत्म कहानी, ऐसा नहीं। कुछ अलग जीवन जीना है, कुछ बेहतर जीवन जीना है। अगर लिखनी है नई कहानी, तो आइए आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं से लाइव जुड़िए। अगर कुछ भी समस्या होती है, आप गूगल पर जाइए, आप लाइव जुड़ने का कोशिश कीजिए। अगर कुछ भी समस्या आती है, आप गूगल क्रोम में आचार्य प्रशांत करके टाइप कीजिएगा, तो आप गूगल से क्रोम से जुड़ सकते हैं लाइव। यकीन, यदि कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूँगा। ओके? ओके? नमस्कार। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है, तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूँ, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके। उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना? तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी। इस वीडियोज़ को अवश्य ही आप देखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है। ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गाँव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना? और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है, ठीक है? जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ठीक है?